Hello everyone, this is दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ शिल्प अकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ्स। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है ये जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक की होने वाली है और ये मैं लाइफ शिल्प अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं दीपक सिंगल इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी सभी मेरे सीयूईटी यूजी और पीजी एस्पिरेंट्स के लिए। उनके लिए तो खैर बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है ही। सीयूटी यूजी में जो जीटी आता है, जीटी में आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इन्हीं वीडियोस में से देखने को मिल जाएंगे। दैट इज आई एम डैम श्योर। प्लस अदर गवर्नमेंट सर्विसेज जहाँ पे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई पीओ। ठीक है जी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका, आरबीआई ग्रेड बी के बच्चे जो हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये करंट अफेयर्स। प्लस डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस के जो पेपर्स अभी हो रहे हैं उनके लिए तो क्या इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। सबसे पहला, इंडियन गवर्नमेंट ने आखिरकार ये माना कि इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। हमने जापान की इकोनॉमी को ओवरटेक कर लिया है। इंडिया की इकोनॉमी 4.18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की माने तो वो कह रहे हैं कि 2030 तक हम जर्मनी की इकोनॉमी को भी ओवरटेक करके थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे। इसके बाद आईडीएफसी बैंक ने एक बहुत ही प्रीमियम मेटल कार्ड निकाला है जिसका नाम है गज। तो गज एक प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड है और ये केवल इनविटेशन ओनली वो है अपना क्रेडिट कार्ड है। इनविटेशन ओनली क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है कि हर किसी को ये कार्ड नहीं दिया जाएगा। इट इज लाइक कि केवल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ही इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उन्हीं को ये दिया जाएगा। एप्लीकेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई करोगे तो ये कार्ड आपको मिल जाएगा। इसके बाद पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी जो कि यूपी में है, इसको इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है। एक बर्ड सेंचुरी है जिसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है। ऐसे में इस सेंचुरी में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन दोनों ही काम बहुत अच्छे से हो पाएंगे। फिर है बेटा दुल्हस्ती स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। कहां पर बन रहा है ये? इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है चेनाब रिवर के ऊपर। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये दुल्हस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट चेनाब पर बनेगा। आपको बता दूं चेनाब रिवर जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर पाकिस्तान के हिस्से में आती है। जिस इंडस वाटर ट्रीटी को 23 अप्रैल 2025 से ही हमने इसको सस्पेंड किया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पहलगाम अटैक के बाद हुआ था ना, और पहलगाम अटैक जो है वो 22 अप्रैल को हुआ था। तो 23 अप्रैल से ही ये ट्रीटी जो है वो हम लोगों ने सस्पेंड की हुई है। इसके बाद आयुष्मान भारत योजना जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, मतलब बीजेपी की योजना जो है, इसको और एक्सपेंशन इसको मिल गया है। अब इंडिया के सभी स्टेट्स में ये योजना, सभी यूनियन टेरिटरीज में ये प्लान जो है, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल को छोड़कर सब जगह पर इसको लागू कर दिया गया है। इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें आपको 5 लाख तक का बीमा जो है पर फैमिली वो मिलता है। प्लस जेनरिक मेडिसिन आप लोगों को जो प्राइम मिनिस्टर में जन आरोग्य शॉप्स हैं वहां से आप लोगों को मिल जाती हैं। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आने वाला प्लान है। इसके बाद इसराइल जो है वो इसराइल पीस प्राइज जो है वो 2026 में डोनाल्ड ट्रंप को देगा, ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल की पीएम है उन्होंने अनाउंस किया। बेंजामिन नेतन्याहू अभी हाल फिलहाल में यूएस गए हुए थे, जब इन्होंने फ्लोरिडा में मतलब सबको संबोधित करते समय ये बोला कि 2026 का पीस प्राइज जो है इसराइल का वो ये डोनाल्ड ट्रंप को देंगे। आपको बता दूं ये प्राइज इसराइलियों को ही दिया जाता है और इस पूरी प्राइज के 80 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी नॉन इजरायली को ये प्राइज जो है वो दिया जाएगा। और तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपने आप में बहुत हिस्टोरिक हो जाएगा। इसके बाद बेटा आईपीएस ऑफिसर राकेश अग्रवाल, इनको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल, इंटरिम डायरेक्टर जनरल जो है वो बनाया गया है। इंटरिम डायरेक्टर जनरल का मतलब आप ये समझ के चलिए कि अभी ये परमानेंट आईजी, परमानेंट डीजी नहीं है उसके एनआईए के। इंटरिम रूप पर अभी फिलहाल ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लीड करेंगे। और जब तक कोई फुल टाइम डीजी अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक इस जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके फिलहाल ये जो है वो डीजी रहेंगे। इसके बाद चाइना ने दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। इन्होंने मैगलेव ट्रेन का यहाँ पर ट्रायल किया। तो मैगलेव ट्रेन ने यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक छोटा सा पैच आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये जो है ये 1000 kg का एक टेस्ट व्हीकल है जो मैगलेव टेक्नोलॉजी से रन कर रहा है। ये 1000 kg का टेस्ट व्हीकल जो है वो मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो अटेन कर लेता है। तो चाइना ने इसके साथ मैगलेव ट्रेन जो है उसका एक टारगेट वर्ल्ड रिकॉर्ड हिट कर दिया। यहाँ पर मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अटेन करी चाइना की इस 1000 kg जो टेस्ट
इनका व्हीकल है उसने, जिसका नाम यहाँ पर मैगलेव टेस्ट। तो 400 मीटर ये मैगलेव टेस्ट ट्रैक था, जहां पर इसको ट्रैक मतलब इस 400 मीटर ट्रैक पर इसको टेस्ट करके देखा जा रहा था। फिर ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को सेलिब्रेट होता है बेटा। इसी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स में थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी है एनबीएफसीज को। जितने भी आईबीपीएस या एसबीआई की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो सुन लीजिए। बेसल नॉर्म्स करके एक नॉर्म्स होते हैं दुनिया में, जो बहुत बड़े बड़े बैंक होते हैं ना, उनको फेलियर से बचाने के लिए बेसल 3 नॉर्म्स में ये बात बोला गया था कि हर एक बैंक को कुछ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अपने साथ मेंटेन करके चलना होता है, जो रिस्क वेट, जो मतलब जो बैंक के रिस्क एसिड्स होते हैं उसको मैनेज करता है। तो यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को भी वो मेंटेन करके चलने पड़ते थे। तो यहाँ पर अभी आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में एनबीएफसीज को थोड़ी सी राहत दी है। उन्होंने बोला कि अगर कोई भी आपका रिस्क एसिड है ना, कोई भी रिस्क एसिड है आपका, और अगर सामने वाले बोरोवर ने उस एसेट का क्या कहते हैं 2% कम से कम जो है वो पे कर दिया है, तो ऐसे में फिर आपको 75% रिस्क वेट जो है वो मेंटेन करके चलना है। अर्लियर क्या होता था, अर्लियर ये 75% रिस्क वेट आपको तब मेंटेन करना होता था जब बोरोवर ने 5 से 10% रीपेमेंट जो है वो कर दी होती थी। उसी तरीके से यहां पर उन्होंने ये बोला कि एनबीएफसी, अगर आपका बोरोवर 5% कम से कम पे कर देता है सैंक्शन प्रोजेक्ट डेट का, तो ऐसे में आपका रिस्क वेट जो है वो 50% तक भी अगर आप मैनेज करके चलो तो चलेगा। और पहले वो क्या था, पहले वो था 10% से ऊपर। तो ये अपने आप में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसी को थोड़ा बहुत राहत दिया। फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम, एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है वो जन सामर्थ्य पोर्टल पर लॉन्च हो चुकी है, 1 दिसंबर 2025 से वहां पर है। हमारी इंडिया की टोटल जीडीपी में 21% जो एरिया है वो एक्सपोर्टर्स का है, एक्सपोर्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और इन एक्सपोर्टर्स की वजह से ही इंडिया में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो आ पाता है, करंट अकाउंट बैलेंस को हम सपोर्ट कर पाते हैं। तो ये क्रेडिट गारंटी सपोर्ट स्कीम जो है एक्सपोर्टर्स के लिए, ये एक तरीके से क्रेडिट गारंटी देती है एमएसएमई और बाकी के एक्सपोर्टर्स को, कि वो कभी भी किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब भी लोन मांगने के लिए जाएंगे तो उनको 20,000 करोड़ तक का जो क्रेडिट सपोर्ट है बिना किसी कोलैटरल के हम लोग देंगे। तो बैंक आपको लोन देगा बिना कोलैटरल के, वो है क्रेडिट गारंटी सपोर्ट स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर आरबीआई टॉक्स पैसा टू पॉलिसी नाम से एक पॉडकास्ट लॉन्च किया है। पॉडकास्ट ये क्या है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आरबीआई जो है वो जनता में अवेयरनेस फैलाएगा, फिनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारी जो अवेयरनेस है वो आरबीआई इसके माध्यम से फैलाएगा। इस पूरे पॉडकास्ट का एम क्या है कि जो आरबीआई की बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल और बैंकिंग टॉपिक्स होते हैं ना, जो कभी किसी को समझ नहीं आते हैं, उसको जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना करना। इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत राहत दी गई है सभी कस्टमर्स को, फास्टैग यूजर्स को। आपको अपना फास्टैग जो है वो एक्टिव करवाने के लिए या एक्टिव रखने के लिए कुछ टाइम पीरियड के बाद अपने व्हीकल का केवाईवी करवाना जरूरी था, नो योर व्हीकल। जिसमें एक तो जब आपने व्हीकल परचेज किया तब आपने फास्टैग भी साथ में लिया और फास्टैग उस टाइम पर एक्टिवेट होकर आया होगा। 1-2 साल के बाद क्या होता है, आपका फास्टैग एकदम से इनएक्टिव हो जाता है, फिर आप चेक करते हो क्यों, तो नीचे रीजन लिखा हुआ आता है कि आपने अपने फास्टैग का केवाईवी नहीं करवाया, नो योर व्हीकल। अब आप बोलेंगे सर केवाईसी तो हमने सुना है, अब ये केवाईवी क्या होता है। आपको अपनी व्हीकल की फोटो खींचकर जो है वो पोर्टल पर अपलोड करनी होती है, फ्रंट फोटो, साइड फोटो, बैक फोटो, जिससे ये समझ में आता है कि जिसमें आपके आपके व्हीकल का नंबर प्लेट जो है वो विजिबल होता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई, जिस अपना नंबर प्लेट पर जो व्हीकल रजिस्टर्ड है हमने फास्टैग उसी व्हीकल को दे रखा है। वो कार है, वो जीप है, वो ट्रक है, तो ये सब जो है एक तरीके से देखने के लिए आपको अपना नो योर व्हीकल जो है वो करवाना पड़ता था। अब नो योर व्हीकल अगर आपने नहीं करवाया तो आपका फास्टैग हो गया इनएक्टिव। अब उसको एक्टिव करवाने के लिए भी कम से कम 7-8 दिन चाहिए होते थे। और अब आप निकले हो अभी और आपको समझ में आ रहा है कि आपका तो फास्टैग इनएक्टिव है, तो ऐसे में आपको टोल प्लाजास पर डबल पैसे पे करने होते थे। और ऐसा भी नहीं है ये प्रोसेस हाथ के हाथ एक्टिवेट हो जाएगा आपका फास्टैग, तो ये बहुत ही जो है वो इनकन्वीनियंस दे रहा था कस्टमर्स को। तो फिलहाल यहाँ पर एनएचएआई ने क्या बोला कि अब कोई भी केवाईवी करवाने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग फास्टैग यूजर्स के लिए भी और जो न्यू फास्टैग यूजर्स हैं उनके लिए भी कोई नो योर व्हीकल करवाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। इसके बाद गवर्नमेंट ने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस किस पर,
मेटलर्जिकल कोक पर जो है वो बढ़ा दिया है। भाई कोई भी कोक जिसमें 18% से कम ऐश कंटेंट है, 18% से कम ऐश कंटेंट है, कोई भी ऐसा कोक, उसको मेटलर्जिकल कोक कहा गया है, मतलब लो ऐश मेटलर्जिकल कोक। जिसमें कोक फाइन्स, जिसमें कोक ब्रीज, जिसमें अल्ट्रा लो फॉस्फोरस मेटलर्जिकल कोक आता है, ये भारत में आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। पहले ये 1 जनवरी 2026 तक, मतलब इस पर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। अब ये रिस्ट्रिक्शन बढ़ा के 30 जून 2026 तक कर दिया गया है। इसके बाद गुजरात जो है बेटा, वो इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको होस्ट करेगा। इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन गुजरात में कहाँ पर होगी? गिफ्ट सिटी में होगी, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। ठीक है जी। और ये 2026 में जो है वो गुजरात होस्ट करेगा, January 1 2026 को जो ये होस्ट हुआ। इसके बाद असम बना इंडिया का पहला स्टेट जिसने 8th स्टेट पे कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। अभी आपने सुना होगा ना, नेशनल पे कमीशन, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के। नेशनल पे कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं बढ़ती, तो स्टेट गवर्नमेंट के सैलरीज की, एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को हर 10 साल में स्टेट पे कमीशन लाना पड़ता है। और जो जो कि बाउंडेशन नहीं है उनके लिए लाना, चाहे तो ला सकते हैं, नहीं तो नहीं भी। तो यहाँ पर असम जो है वो 1 जनवरी 2026, क्योंकि उनकी 7th पे कमीशन जो थी, स्टेट पे कमीशन, वो एंड हो रही थी, तो उससे पहले ही उन्होंने 8th स्टेट पे कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी। इसका मतलब असम में बहुत ही जल्द 8th स्टेट पे कमीशन जो है वो इंप्लीमेंट होगी। इसका मतलब असम में जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी अपलिफ्ट होगी। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है वो एक तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया है। अब ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है? सपोज करो कि आपकी फैक्ट्री जो है वो यूरोपियन यूनियन के किसी देश में लगी हुई है, ठीक है, और आप इंपोर्टर हो, आपको कोई सामान चाहिए। तो आपको पता है कि अगर वो सामान आपने यूरोपियन यूनियन के उस कंट्री के अंदर बनाया, तो उस सामान को बनाने में कार्बन इमिशन बहुत होगा, और कार्बन इमिशन होगा तो फिर आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपने किसी ऐसी कंट्री से वो सामान इंपोर्ट कर लिया जिस कंट्री में एनवायरमेंट रेगुलेशंस काफी वीक है ना। तो आपको लगा कि उस कंट्री में तो एनवायरनमेंट के नाम पर इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, तो उस कंट्री से वो सामान मंगा लेते हैं। ऐसे में हमारा काम भी हो जाएगा, सस्ता भी पड़ जाएगा, प्लस हम लोगों को यूरोपियन यूनियन के टैक्स भी फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी ऐसा सामान जो है वो इंपोर्ट किया, उस कंट्री से इंपोर्ट किया जहां पर एनवायरनमेंट रेगुलेशंस काफी वीक है, क्योंकि आप कार्बन लीकेज को प्रिवेंट करना चाहते थे, तो ऐसे केस में भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भले ही आपने कार्बन एमिशन नहीं करा, बट आपने कार्बन एमिशन कहीं से तो करवाया, इस वजह से। इसके बाद एयर मार्शल नागेश कपूर जो है ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने, इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने नागेश कपूर। इसका मतलब इंडियन एयरफोर्स के जो नेक्स्ट चीफ होंगे, मतलब अमरप्रीत सिंह के बाद इंडियन एयरफोर्स के जो नेक्स्ट चीफ होंगे वो नागेश, जो अपना कपूर साहब है वो होंगे। तो नागेश कपूर इंडियन एयरफोर्स के नेक्स्ट चीफ होंगे, इस चीज को भी अपने दिमाग में रखिएगा। इसके बाद आपको आगे बढ़ता हूँ, जोरहान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के, इन्होंने मेयर के रूप में शपथ ली, और ये न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम इंडियन ओरिजिन के मेयर हैं। हालांकि इनकी स्पीच काफी एंटी इंडियन, एंटी जो मोदी स्पीच इनकी रहती है। इनका शपथ समारोह जो है वो 1904 में ओपन हुए सिटी हॉल सब स्टेशन में हुआ। सिटी हॉल सबवे स्टेशन जो 1904 में खुला और 1945 से बंद था, इन्होंने वो सिटी हॉल सबवे स्टेशन खुलवाया, और वहां पर सिटी हॉल सबवे स्टेशन में इन्होंने अपनी शपथ जो है वो ली। तो मतलब इनकी शपथ से ही समझ में आ रहा था कि एक नया एरा जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में इनॉग्रेट हुआ है। इसके बाद दीप्ति शर्मा बनी हाईएस्ट विकेट टेकर विमेन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। विमेन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट जो है वो दीप्ति शर्मा के नाम पर हो गई है, 152 विकेट्स। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मेगन स्कर्ट, जो अपना मेगन स्कूट, तो मेगन स्कूट का 151 विकेट्स का जो रिकॉर्ड है वो इन्होंने तोड़ा। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम इंटरेस्ट रेट्स जो है वो Q4 में क्या रहेंगे उसकी लिस्ट निकाल दी है। मतलब अब ये स्मॉल सेविंग स्कीम क्या होती है? कोई भी ऐसी स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, जिसका एम है कि आप लोगों के घरों की सेविंग्स को प्रमोट करना, और आपको बिना किसी रिस्क के रिटर्न मिले, आपकी सेविंग पर रिस्क फ्री रिटर्न मिले, ऐसी स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है उसको यहाँ पर स्मॉल सेविंग स्कीम कहते हैं।
तो स्मॉल सेविंग स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको क्या ब्याज देगी, हर क्वार्टर में वो क्या रहेंगे, तो उसका वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो रिपोर्ट निकालती है। तो यहाँ पर क्वार्टर 4 में, जो ये जनवरी से लेकर मार्च तक का क्वार्टर है वो क्वार्टर 4 होता है, तो क्वार्टर 4 में जितनी भी सेविंग स्कीम्स हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट जो है वो क्वार्टर 3 वाले ही है, अनचेंज्ड रहे हैं। और स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कौन कौन सी स्कीम्स आती है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें आपके पास किसान विकास पत्र आ गया, प्रोविडेंट फंड आ गया, फिर सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, तो कई सारे योजनाएं जो है वो उसमें आती हैं। इसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे नोटिफाई किया है कि सिन गुड्स कौन से होते हैं, सिन गुड्स मतलब अल्कोहल या टोबैको बेस्ड गुड्स को यहाँ पे सिन गुड्स कहा जाता है। तो सिन गुड्स पर 1 फरवरी 2026 से कुछ नए टैक्सेस जो है वो लगेंगे। भाई जीएसटी जो सिन गुड्स पर लगता है वो तो सेम ही रहेगा, वो तो 40% है, ये 40 का 40% ही रहेगा। जैसे पान मसाला, सिगरेट या टोबैको प्रोडक्ट्स, उन पर जीएसटी 40% ही लगेगा। अल्कोहल तो खैर जीएसटी में आता नहीं है, माफ कीजिएगा। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि 40% जीएसटी के अलावा पहले इन सिन गुड्स के ऊपर अ, एक जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगता था। सेस का मतलब क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स, उसको सेस कहते हैं। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता था उसके ऊपर, तो अब जीएसटी कंपनसेशन जो सेस है उसको हटाकर एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और एक हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस जो है वो यहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस इसके ऊपर अलग से लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से टोबैको प्रोडक्ट्स के जो दाम है वो 1 फरवरी से बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पर 4100 करोड़ रुपए जो है वो तेलंगाना को यहाँ पर लोन पर दिए हैं, ताकि वो अपना मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी से यहाँ पर पूरा कर ले। आपको बता दूं मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तेलंगाना में चल रहा है, और इसके लिए इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक से $500 मिलियन का लोन मिला है। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ सेक्रेड पिपरावा रेलिक्स जो है वो इनॉग्रेट किया। आपको बता दूं पिपरावा रेलिक्स जो है उनको 1898 में खोजा गया था। रेलिक्स का मतलब होता है बॉडी के रिमेन्स, है ना। तो ये बॉडी के रिमेन्स जो है वो 1898 में खोजे गए थे, और ये बॉडी के रिमेन्स माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के हैं। आप ये मान के चलिए कि ये 1898 में मिले पिपरावा रेलिक्स इतने पुराने हैं, जितने रेलिक्स मतलब जितने पुराने रेलिक्स हमें कपिल वस्तु से मिले हैं। कपिल वस्तु वो वो जगह जो नेपाल में है जहां पर बुद्धा जन्म उन्होंने लिया, और जहां पर भगवान बुद्ध ने अपने अर्ली लाइफ ईयर्स जो है वो बिताए। तो इस पूरे के पूरे इनॉग्रेशन का मतलब इस पूरे के पूरे ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन का थीम क्या रखा गया, द लाइट एंड द लोटस। इसके बाद सूरत बनी इंडिया की, सूरत सिटी जो है वो बनी इंडिया की पहली स्लम फ्री सिटी। इंडिया की पहली स्लम फ्री सिटी बनी सूरत। सूरत के बारे में आपको बता दूं, ये इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर स्लम क्लस्टर्स को रीडेवलप किया गया। मतलब जहाँ पे स्लम्स लगे हुए थे या बने हुए थे उनको परमानेंट हाउसेज में कन्वर्ट किया। वहाँ पर बेसिक सिविक एमेनिटीज जो है वो सरकार लेकर आई, जिसकी वजह से स्लम्स जो है वो स्लम्स बचे ही नहीं। बट हाँ, लोग जो है उनको निकाला नहीं गया, सबसे बड़ी बात है, उनको एक तरीके से परमानेंट घर, कच्चे में घरों से उनको पक्के घर दे दिए गए। इसके बाद गोवा जो है वो अपना तीसरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बना रहा है, और तीसरे डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर जो है वो क्यूपम में लगेगा। तो तीसरे डिस्ट्रिक्ट का, गोवा के थर्ड डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर जो है वो क्यूपम में खुलेगा। गोवा के थर्ड डिस्ट्रिक्ट को साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट से अलग कर कर बनाया जाएगा, और इस नए डिस्ट्रिक्ट में अपने सनगुआम, धारबंदोरा, क्वेपम, कैनकोना, ये चार जो तालुका है वो गोवा के इस थर्ड डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आएंगे। इसके बाद इंडिया ने यहाँ पर टाइगर डेथ्स में बहुत स्टीप राइज हम लोगों ने 2025 में देखा। 2024 में टाइगर जो थे वो 126 के आसपास मरे थे। 2025 में 166 टाइगर डेथ जो है वो रिपोर्ट की गई, और ये एनटीसीए का डेटा है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात करी है। इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, सबसे ज्यादा टाइगर डेथ आपको एमपी में देखने को मिली, अबाउट 55। सेकंड हाईएस्ट में रहा यहाँ पर महाराष्ट्र, थर्ड पर केरला और फोर्थ पर असम। सबसे बुरी चीज यहाँ पर यह है कि इन 166 टाइगर डेथ में 31 जो थे वो कब्स थे, बच्चे ही थे। इसके बाद डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर दो प्रलय मिसाइल का साइमल्टेनियसली जो टेस्ट लॉन्च है
वो करके देखा जो सक्सेसफुल रहा, एक के बाद एक। यहाँ पर दो प्रलय मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई उड़ीसा से। उड़ीसा में कहाँ से? तो हमारे पास उड़ीसा में एक फैसिलिटी है जिसको चांदीपुर कहते हो आप, तो उड़ीसा के चांदीपुर से दो साइमल्टेनियसली प्रलय मिसाइल जो है वो टेस्ट लॉन्च करके यहाँ पर देखी गई। प्रलय मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 150 से 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है इस मिसाइल की। 500 से 1000 किलो तक का वॉरहेड, वो कन्वेंशनल वॉरहेड, कोई न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं। तो 500 से 1000 किलो तक का कन्वेंशनल वॉरहेड ये जो प्रलय मिसाइल है वो लेके चल सकती है। इसके बाद मुंबई की काम्या कार्तिकेयन जो मात्र 18 साल की है, ये बनी दुनिया की यंगेस्ट वुमेन जिन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स की 7 हाईएस्ट पीक जो है वो पूरी कर ली है, मतलब उसकी चढ़ाई पूरी कर ली है। 7 कॉन्टिनेंट की 7 हाईएस्ट पीक चढ़ने वाली है काम्या कार्तिकेयन, 18 साल की उम्र इनकी जो है। ये दुनिया की यंगेस्ट बनी। ये क्लास 12th में पढ़ती है, नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई में। और फाइनल जो इन्होंने पीक चढ़ी है वो अंटार्कटिका की माउंट विंसन है। तो माउंट विंसन अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है। इसके बाद वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप 2025 जिसको मैग्नस कार्लसन ने जीता, रिकॉर्ड 9th बार जीता। तो मैग्नस कार्लसन ने ये वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप मतलब रिकॉर्ड 9th टाइम जीती है। इसमें इंडिया के अर्जुन एरिगेसी आपको राइट में दिख जाएंगे, मतलब राइट कॉर्नर में। अर्जुन एरिगेसी ने इसी टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता। इसके बाद हॉकी इंडिया ने यहाँ पर सेजोइड सेजोइड मैरिजने, सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंसिएट करूं, तो हॉकी इंडिया ने यहाँ पे सेजोइड मैरिजने को इंडियन विमेन्स हॉकी टीम का चीफ कोच जो है वो अपॉइंट किया है। तो इंडियन विमेन हॉकी टीम के चीफ कोच अपॉइंट हुए हैं सेजोइड मैरिजने। इसके बाद वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। ब्रेल डे जो है वो लुइस ब्रेल की बर्थ एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट होता है, जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पर डेवलप करी थी। मतलब जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे होते हैं उनके लिए ब्रेल लिस्ट, जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो यूज करते हैं कि मतलब किसी भी चीज को लिखने के लिए। इसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आपको पता होगा इंडिया पर क्योंकि सैंक्शंस लगे, क्योंकि हम रशिया से ऑयल परचेस कर रहे थे, तो ऐसे में हम लोगों को कोई ना कोई वो चाहिए था कि क्या इसका मतलब एक वो ऑल्टरनेट निकाले। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यहाँ पर पहली बार कोलंबिया से उनका कैस्टिला, तो कोलंबियन कैस्टिला क्रूड ऑयल जो है हम लोगों ने यहाँ पर मंगाया, जो 2 मिलियन बैरल इसकी अमाउंट है। तो 2 मिलियन बैरल हम लोगों ने कैस्टिला कोलंबियन क्रूड ऑयल खरीदा, जो कि फरवरी के एंड तक इंडिया में पहुंचेगा। और इससे हमको ये पता लगता है कि हम लोगों ने रशियन क्रूड ऑयल के ऑल्टरनेट जो है वो ढूंढने शुरू कर दिए हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट वाराणसी में जो चल रहा था, 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो है उसको इनॉग्रेट किया। ये वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम वाराणसी में चल रहा था, जो 4 से 11 जनवरी 2026 तक चला। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक ये बने हैं। ही इज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट। नाम क्या है इनका? महेश शरद चंद्र सोनक। और हाई कोर्ट्स जो हैं उनके जजेस की क्वालिफिकेशन आर्टिकल 217 में होती है। तो 217 के हिसाब से जस्टिस जो शरद चंद्र सोनक है ये झारखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बने। इसके बाद इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में रेडियो संगम जो कि एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है उसको इनॉग्रेट किया। आपको बता दूं ये इंडियन आर्मी के द्वारा इनॉग्रेट किया जाने वाला पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो एलओसी के पास में है ना। तो बॉर्डर एरिया जो कम्युनिटीज हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन आउटरीच को ये रेडियो जो है वो एनहेंस करेगा। अच्छा, ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट की कौन सी विलेज में है? तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट के डोंगी ब्लॉक के केरी विलेज में आपको ये जो रेडियो स्टेशन है वो लगा हुआ दिखेगा। इसके बाद इंडियन आर्मी ने 2026 का साल जो है वो ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी का साल जो है वो घोषित किया, कि 2026 जो है वो ईयर ऑफ नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का साल रहेगा। इसके बाद आपको बता दूं यहाँ पर आपको इंडियन आर्मी के चीफ दिख जाएंगे, जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, सॉरी उपेंद्र द्विवेदी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, तो उनके द्वारा ये कहा गया। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने यहाँ पर एनुअल एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो है वो कंडक्ट करी। आपको बता दूं भारत और पाकिस्तान के बीच में 1988 में एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो 1991 में जाकर इंप्लीमेंट हुआ। और इस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था कि दोनों ही कंट्रीज जो है वो 1 जनवरी को
एक दूसरे को अपने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के बारे में बताएंगी कि कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने न्यूक्लियर साइट्स या जो है वो रखी हुई है। क्यों? ताकि सामने वाला जो देश है वो उस देश के न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स के आसपास भी अटैक ना करे। भाई उससे न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने का डर रहता है। तो वो काम हमें लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि तनाव काफी ज्यादा थे दोनों देशों के बीच में, तो शायद ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा नहीं। बट अच्छी बात है, ये 1 जनवरी को इस बार भी ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हुआ। फिर बेटा, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स 2026 6 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। इस दिन ये बताया जाता है कि वॉर की वजह से वो बच्चे जिनकी जिंदगी बढ़िया चल रही थी, किस तरीके से आपने उनके घर वालों को खत्म किया, वॉर के चक्कर में उनका इतना नुकसान हो गया कि आज वो एक ऑर्फन बन के रह गए हैं, जिनको लोग फिजिकली निग्लेक्ट करते हैं। कितना मेंटल ट्रॉमा उनको देखना पड़ता है, इमोशनल एब्यूज, स्टारवेशन, डिजीज, इतनी ज्यादा कि जो आप सोच भी नहीं सकते कितनी। इसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को भारत में चले हुए 9 साल कंप्लीट हो गए हैं। 2017 में इस प्लान को लेकर आया था, सॉरी लेकर आई थी एनडीए गवर्नमेंट। और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ये जो प्लान है ये चल रहा है। इसके बाद आपको बता दूं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के सेक्शन 4 के अंडर ये प्लान जो है वो चल रहा है। इस प्लान के अंडर प्रेग्नेंट विमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को पार्शियल वेज कंपनसेशन जो है वो दिया जाता है, ताकि उनकी प्रेगनेंसी सेफ प्रेगनेंसी हो, इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड बर्थ उनका जो है वो ठीक हो। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा एक नया लोगो जो है वो लॉन्च किया गया है। जिस लोगो का तो लोगो तो आप देख ही सकते हो, इस पूरे लोगो की एक नई वो टैगलाइन भी आपको दिखी जिसका नाम है सांख्यिकी। तो ऑफिशियल मैस्कॉट जो यहाँ पर आपको बना हुआ दिख रहा है, एक बच्चा जिसने चश्मा पहना हुआ है, इस मैस्कॉट का नाम सांख्यिकी रखा गया। तो ये जो वो नया लोगो और ऑफिशियल मैस्कॉट है, ये न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, इंडिया जो है वो बना दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर। हमने 150.18 मिलियन टन राइस प्रोड्यूस किया पिछले साल, जो कि चाइना से ज्यादा था। चाइना का प्रोडक्शन था राइस का 145.28 मिलियन टन। और इंडिया इस तरीके से वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस जो है वो बना। फिर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश जो है 2025-26 के स्टार्टिंग के 9 महीने अगर की रिपोर्ट मैं देखूं, तो स्टार्टिंग के 9 मंथ्स में इंडिया का वो स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, या सबसे ज्यादा जहां पर इन्वेस्टमेंट हुई, वो आंध्र प्रदेश रही। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट ने यह बताया कि इंडिया के टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 25.3% हिस्सा जो है वो आपने आंध्र प्रदेश में इन्वेस्ट किया। स्टार्टिंग के 9 महीनों की रिपोर्ट जो है वो आपको समझ में आती है। सेकंड नंबर पर उड़ीसा रहा, थर्ड पर महाराष्ट्र। इसके बाद कर्नाटका जो है, कर्नाटका ने यहाँ पर रिकॉर्ड किया रेयर साइटिंग ऑफ सैंडलवुड लेपर्ड। आपको बता दूं, ये सैंडलवुड लेपर्ड जिसको दुनिया स्ट्रॉबेरी लेपर्ड के नाम से जानती है, इसको लास्ट टाइम इंडिया में 2021 में राजस्थान के रनकपुर में देखा गया था। अब दूसरी बार ये जो लेपर्ड है, सैंडलवुड लेपर्ड, ये कर्नाटका में आपको देखने को मिला। बहुत ही अल्ट्रा रेयर स्ट्रॉबेरी कलर्ड लेपर्ड है ये, जो बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है। इसलिए इसका नाम सैंडलवुड लेपर्ड या स्ट्रॉबेरी लेपर्ड जो है वो रखा गया है। इसके बाद जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक, जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक, ये सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। और जैसे कि मैंने बताया, आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशंस की बात करता है। तो उसी आर्टिकल के अंडर जो है ये चीफ जस्टिस यहाँ पर बने। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या जजेस हो, उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, बट उनको ओथ जो है वो गवर्नर दिलाते हैं। तो सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर जी यहाँ पर जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को शपथ दिलाते यहाँ पर राजभवन में दिखाई दिए। इसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री जो है राजनाथ सिंह जो हैंडल कर रहे हैं, मतलब जो हेड है डिफेंस मिनिस्ट्री के, और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने यहाँ पर समुद्र प्रताप का कमीशनिंग सेरेमनी जो है वो अटेंड किया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि समुद्र प्रताप इंडिया में बनने वाला पहला इंडिजिनस पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, जो हमने इंडियन कोस्ट गार्ड्स को दिया हुआ है। तो ये शिप जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड्स को दिया जा रहा है। इंडिया का पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जो इंडिया में ही जो है वो बना है। इसके बाद इंडियन डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत ही कमाल का डिवाइस जो है वो यहाँ पर निकाला है, जिसका नाम है स्वदेश। इस डिवाइस की फुल फॉर्म है सी वाटर डीसैलिनाइजेशन सिस्टम। सी वाटर डीसैलिनाइजेशन सिस्टम मतलब हमारे जो सिपाही
जो बहुत ही मतलब ये समझ के चलिए बहुत ही बुरी कंडीशंस में अगर वो काम कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन जो बहुत ही रिमोट है, ऐसा एरिया जो कोस्ट के पास में है, जहाँ पर पानी की काफी कमी है, मतलब फ्रेश वाटर, तो वो सी वाटर को भी एक तरीके से डीसैलिनाइज करके, मतलब सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करके वो पानी भी जो है वो पीने योग्य बना सकता है। उसके लिए ये डिवाइस जो है वो डीआरडीओ ने सेना के लिए बना कर दिया है। तो ये डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर के द्वारा इस डिवाइस को यहाँ पर बनाया गया है। ये पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, मैनुअली ऑपरेटेड है, इंजन ड्रिवन वेरिएंट के साथ भी आता है, मतलब मैनुअल ऑपरेटेड वेरिएंट भी है और इंजन ड्रिवन वेरिएंट के साथ भी ये डिवाइस जो है ये बनाया गया है, जो कि बहुत ही डाइवर्स और चैलेंजिंग टेरेन के लिए इस डिवाइस को बनाया गया, स्पेशली फॉर इंडियन आर्मी। और इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट वीडियो ऑन जनवरी मंथ करंट। आई होप you all found it very interesting, and if you are watching this video for the first time, a humble request would be to kindly subscribe the channel and also like the video and share it with all of your friends if you seriously like it. And on this note, this is Deepak Singhal signing off. We'll see you in the next video so soon. Till then, goodbye, take care, thank you.